तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, आगे बढ़ने से बेहतर है। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं सर? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा हो, ठीक है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन की दोनों का रेट जो है, स्पीड जो है दोनों की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, चेंज जो है दोनों का बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस स्टेट बन जाए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक मास एक्शन लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या बोलता है कि जिस, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये बोल रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसपे रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी जो स्पीड है वो उनके मास के बराबर है। ठीक है, एक्टिव मास के बराबर, मतलब जितना ज़्यादा उनका मास होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट इसमें बोल रहा है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बात बोल रहा है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है, वो उसकी जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर। तो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिव मास क्या है और ये हमें जो लॉ ऑफ मास एक्शन है समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा कुछ इस तरीके से, इसी एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू मास एक्शन क्या है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए और बी। ए और बी क्या है, नीचे देख लेते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है। सर ये रही ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अच्छा, जो स्मॉल वाले दिए हुए हैं आपको, इसकी जगह 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल वाले हैं ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, और ये जो ए बी है ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का एक्टिव मास होगा। दूसरी बात, एक्टिव मास दिखाते कैसे हैं? ऐसे दिखाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इसकी पावर बन जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्टिव मास दिखाना है। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? आर एफ मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट का आर और एफ का फॉरवर्ड। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आसान सी जुबान में फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए और बी, और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं उनकी पावर बन जाएगी। अब मैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, इज इक्वल, और कांस्टेंट तो मैंने इज इक्वल लगा दिया और कांस्टेंट में के लिखा। फॉरवर्ड रिएक्शन का एफ जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा के एफ। ठीक, अब इसी तरीके से जैसे मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का करा है तो बैकवर्ड रिएक्शन का भी होगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन का। ठीक है, तो अब ये रिवर्स रिएक्शन क्या बोल रहा है कि जो रेट है रिवर्स रिएक्शन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी। मतलब जो प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है उसके रिवर्स रिएक्शन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा इनका एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा होगा क्या। ये रिवर्स रिएक्शन रेट का मैंने आर लगाया और रिवर्स का छोटा आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट के एक्टिव मास, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट थे, ये दोनों ने रिएक्ट करा तो प्रोडक्ट बनाए दो, सी एंड डी। ठीक है, तो मैंने सी डी लिखा, दोनों पर ब्रैकेट लगाया एक्टिव मास बनाने के लिए, और उन इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया। अब क्या है, मैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो इज इक्वल और कांस्टेंट लगाता हूँ। मैंने कांस्टेंट लगाया के, और चूंकि रिवर्स का आर यहाँ था तो मैंने यहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया। अब होगा क्या, देखो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे दोनों ही, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने क्या करा, देखो ये रहा आर, ये रहा आर एफ, ये रहा आर आर, तो दोनों पे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अब मुझे क्या करना है, आर एफ की जगह मैं उसकी वैल्यू रखूंगा जैसे कि पहले थी ये रही। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, और आर आर की जगह उसकी वैल्यू रखूंगा, यानी कि उसकी वो जो जिसके बराबर है वो मैंने रखा। ठीक है, अब क्या है, मैं जो हूँ इस के आर को के एफ के नीचे भेजने वाला हूँ और इन दोनों को मैं इसके नीचे भेजने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो आपको सेकंड लाइन दिख रही है थर्ड, ये रिपीट हो गई है। ठीक है, अब क्या है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ के आर को मैं के एफ के नीचे फेंकूंगा और ए बी को सी डी के अपॉन में लेकर आऊँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब क्या है, देखें दो कांस्टेंट आ गए। अब मैं मुझे क्या करना है, मुझे इन के एफ और के आर की जगह जो है एक नया कांस्टेंट लॉन्च करूँगा, मैं लिखूँगा जिसको बोलते हैं के सी। ठीक है, के सी स्टैंड्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, बस मैंने इसमें ये करा। और के सी बराबर होता है, इधर ऊपर देखें, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो
केमिस्ट्री में केसी के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, केसी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है ना, केसी कहा जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। ये वो कांस्टेंट है जो कि इक्विलिब्रियम यानी कि एतदाल जब बन जाए किसके दरमियान में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में बन जाए, तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो ये रही, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो केसी की एक्सप्रेशन है वो ये है। और इसी के साथ अब हम जो हैं इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।